एपिसोड 1। सुनसान सड़क, चारों तरफ गहरा घना जंगल, तूफानी हवाओं के बीच में तेज कड़कती बिजली इस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। इस सुनसान सड़क पर एक लड़की तेजी से अपनी कार को दौड़ाए जा रही थी। वो कार को रोकने के लिए अपनी बेहिसाब कोशिश कर रही थी, लेकिन कार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद कार की ब्रेक फेल हो चुके थे। उसे लड़की ने कार को रोकने की अपनी सारी कोशिश कर ली थी, लेकिन कार अब बेकाबू हो चुकी थी। उस लड़की ने जब आगे की तरफ देखा तो उसे सड़क के अंत में गहरी खाई का अंदाजा हो गया था, क्योंकि इस रास्ते पर वह पहले भी आ चुकी थी और यह रास्ता आगे जाकर एक पहाड़ी पर खत्म होता है, जिसके आगे एक बहुत लंबी गहरी खाई थी। कार को रोकने का उस लड़की के पास कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कार को खाई में गिरने से बचाने के लिए उस लड़की ने अपनी कार को एक पेड़ की तरफ मोड़ दिया। पेड़ से टकराते ही उस गाड़ी की उस बड़े से पेड़ के साथ एक भयानक टक्कर हुई और गाड़ी से धुआं निकलने लग गया। इस एक्सीडेंट में वो लड़की भी काफी इंजर्ड हो गई थी। गाड़ी के आगे का शीशा जाकर उस लड़की के चेहरे पर चुभ गया था और गाड़ी का स्टीयरिंग उस लड़की के सीने में फंसने वाला था। इस एक्सीडेंट की वजह से वो लड़की काफी घायल हो चुकी थी। उसके सर से खून बह रहा था, पूरे शरीर पर कांच चुभ रखे थे। फिर भी हिम्मत करके उस लड़की ने उस गाड़ी का दरवाजा खोला और खुद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। गाड़ी का दरवाजा खोलने पर वो थोड़ी सी बाहर आई तो उसने देखा कि उसका पैर गाड़ी के अंदर ही अटक गया है और गाड़ी की टंकी से पेट्रोल नीचे गिरा रहा था। अगर वो जल्दी ही उसे कार से बाहर नहीं निकली तो वो जल्दी इस कार के साथ जलकर मर जाएगी। ये दिमाग में आते ही उस लड़की की आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची का चेहरा घूमने लग गया। उसकी अपनी बेटी कियारा अभी सिर्फ 4 साल की थी। अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर उस लड़की को अपनी बेटी की फिक्र होने लग गई। उसे खुद को कुछ हो जाता तो उसे फिर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह अभी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वह भी तब जब कियारा के पापा उसे बेइंतहा नफरत करते थे। अपनी बेटी का ख्याल आते ही वो लड़की अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करने लग गई और उसकी कोशिश रंग भी लाई। वो जल्दी ही खुद के पैरों को फ्री कराकर उसे गाड़ी से बाहर आ गई। इतनी घायल होकर भी उसने खुद को उस गाड़ी से दूर किया। उस लड़की के दूर होते ही उस गाड़ी में एक जोरदार धमाका हुआ और उसी के साथ वह गाड़ी धू धू करके जलने लग गई। उस गाड़ी की हालत को देखकर वह लड़की अपनी हालत का अंदाजा लगा सकती थी। बहुत हिम्मत करके उसने खुद को खड़ा किया और वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसके सामने उसकी बहन सोनाक्षी खड़ी थी। सोनाक्षी को अपने सामने देखकर उसे लड़की के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जगी कि शायद अब वो बच सकती है। उस लड़की ने जैसे ही अपनी बहन की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाया, उसे दूसरी लड़की ने एक जोरदार धक्का देकर उसे लड़की को जमीन पर गिरा दिया। अपनी बहन से इस रिएक्शन की उम्मीद उस लड़की ने नहीं की थी। उस लड़की ने जैसे ही अपने सामने खड़ी दूसरी लड़की को कहा, दीदी। उसे लड़की सोनाक्षी ने कहा, तो तुझे याद आ गया कि मैं तेरी दीदी हूँ। लेकिन तेरा ये बहन का रिश्ता उस वक्त कहाँ गया था जब तूने मुझसे मेरे ऋषभ को छीना था। अपनी बहन के मुंह से अपने पति का नाम सुनकर उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है कि उसने अपनी बहन से अपनी पति को छीना हो। हाँ, ये सच था कि उस लड़की की शादी ऋषभ से तय हुई थी, लेकिन जब उसकी बहन अपने ही मंडप से भाग गई थी तब अपने पापा का मान सम्मान बचाने के लिए उस लड़की ने ऋषभ से शादी की थी और उस वक्त ऋषभ को भी सारा सच पता होने पर उसने भी शादी के लिए हाँ की थी। फिर उसकी बहन ये कैसे बोल सकती है कि उसने उससे ऋषभ को छीना था। उसे लड़की ने अपनी बहन के पैर पकड़ते हुए कहा, दीदी आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपसे ऋषभ को कब से छीना हो तो आप ही थी जब मंडप छोड़कर चली गई थी। आपके चले जाने की वजह से मुझे ऋषभ जी से शादी करनी पड़ी थी और ऋषभ जी ने भी तो सब कुछ जानकार ही मुझसे शादी की थी और मुझे पत्नी का दर्जा दिया था। उस लड़की की बात सुनकर उस दूसरी लड़की ने कहा, अपने ये ज्ञान किसी और को देना। जब मेरे जाने पर तूने मेरे होने वाले पति से शादी कर ली थी तब तुम्हें मेरे आने के बाद उससे दूर भी हो जाना चाहिए था। उसकी शादी मुझसे होने वाली थी, मैं बनने वाली थी आर्यन परिवार की बहू, लेकिन तूने मुझसे मेरी वह जगह भी छीन ली। अपनी बहन के लगाए हुए इल्जाम सुनकर उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की बहन उसके बारे में ये सोचती है।
लेकिन अपने शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से अब उसे लड़की में लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उस लड़की को बेहोश होता देख उसकी बहन ने उसे खींचकर खड़ा किया और एक खींचकर थप्पड़ जड़ दिया। तो अब मेरे सामने बेचारी बनाकर बेहोश होने का नाटक कर रही है। तेरा यह नाटक बाकी सबके सामने चलता होगा, लेकिन मेरे सामने नहीं चलने वाला। तुझे आज मैं तेरी असली जगह पहुंच कर रहूंगी। इतना कहकर लड़की ने उसे दूसरी लड़की को जलती हुई कार में फेंक दिया। घायल होने की वजह से और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो लड़की खुद को बचा नहीं पाई और वही जलने लग गई। आग में जलते हुए भी उसे अपनी बहन के लिए आखिरी शब्द अच्छे से सुनाई दे रहे थे। सोनाक्षी ने उसे कहा था, तुझे क्या लगता है तेरा पति तुझसे नफरत क्यों करता है? मैं बताती हूँ कि वो तुझसे नफरत क्यों करता है, क्योंकि उसे मैंने कहा था कि शादी से पहले तेरा चक्कर किसी और के साथ चल रहा था और तेरी यह बच्ची भी उसी का गंदा खून है। इस लड़की का नाम सुहानी था। सुहानी मेहरा परिवार की छोटी बेटी थी। आनंद मेहरा ने सुहानाई को एक दिन ऐसे ही लेकर घर आ गए थे। आनंद जी की पत्नी ने तो अपने पति की आज्ञा समझकर सुहानी को अपना लिया था, लेकिन आनंद जी की मां ने सुहानी को कभी नहीं अपनाया था। आनंद मेहरा की बड़ी पोती को ही उनकी मां अपने असली पोती मानती थी। सुहानी को उन्होंने हमेशा ही एक नाजायज औलाद समझा था, लेकिन आनंद जी के गुस्से के चलते उन्होंने कभी भी आनंद जी के सामने सुहानी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। सुहानी की बड़ी बहन थी सोनाक्षी। सोनाक्षी की शादी आर्यन परिवार के बड़े बेटे ऋषभ के साथ तय हुई थी। आनंद जी आर्यन परिवार के एक वफादार एम्प्लॉय रहे थे। ऋषभ आर्यन के पापा ने जब सोनाक्षी और सुहानी को देखा तो उन्हें ये दोनों ही लड़कियां काफी पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी इन दोनों बहनों से तय करने का फैसला लिया था। लेकिन आनंद जी ने सुहानी की शादी करने से मना कर दिया था, इसलिए ऋषभ के दादाजी ने सोनाक्षी और ऋषभ की शादी ही इस वक्त करना सही समझा था। और वैसे भी उनका छोटा पोता अभी काफी छोटा था, उसकी उम्र शादी की नहीं थी और वो शादी करना भी नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने भी इस बात से ज्यादा ऐतराज न दिखाते हुए सुहानी की बड़ी बहन सोनाक्षी की शादी अपने बड़े पोते ऋषभ के साथ तय कर दी थी। शादी के दिन सोनाक्षी मंडप छोड़कर चली गई, इसलिए मेहरा परिवार ने आर्यन परिवार के सामने सारा सच रख दिया था और उनके पैरों में पड़कर माफी भी मांगने को तैयार हो गए थे। लेकिन आर्यन परिवार ने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ऋषभ के लिए सुहानी का हाथ मांग लिया। अपने पापा के मान सम्मान को बचाने के लिए सुहानी ने शादी के लिए हाँ कर दी थी और उसे हालत में आनंद जी भी सुहानी की शादी से मना नहीं कर पाए और ऋषभ की सुहानी से शादी हो गई। ऋषभ ने सुहानी को वक्त के साथ अपनी पत्नी के रूप में अपना भी लिया था। उसके बाद सुहानी को एक प्यारी सी बच्ची हुई जिसका नाम सुहानी ने प्यार से कियारा रखा था। लेकिन कियारा के जन्म के 1 साल बाद ही सोनाक्षी वापस लौट आई और सोनाक्षी के आने के बाद से ही ऋषभ का नजरिया सुहानी और कियारा को लेकर पूरी तरह से बदल गया था। सुहानी और कियारा से अब वो बेइंतहा नफरत करने लग गया था और इसी नफरत को जलते हुए सुहानी ने ये 5 साल निकाले थे इस उम्मीद में कि कभी तो ऋषभ का नजरिया फिर से बदलेगा। ऋषभ की नफरत की वजह क्या थी यह बात सुहानी नहीं जानती थी, इसलिए वो कभी उसकी नफरत को भी दूर नहीं कर पाई। ऋषभ के दादाजी की वजह से ऋषभ सुहानी को अपने घर में झेल रहा था, वरना वो कब का सुहानी को डिवोर्स दे चुका होता। और आज भी सुहानी को जब ऋषभ के एक्सीडेंट की झूठी खबर मिली थी तब उसको बचाने के लिए इस गाने अपनी कार में घर से निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे पता चला कि उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुके हैं और उसके बाद यह एक्सीडेंट हो गया। सुबह सुहानी की जब आंख खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। खुद को अस्पताल के बेड पर देखकर सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो तो जलकर मर चुकी थी ना, फिर वो यहाँ क्या कर रही है। सुहानी को होश आया देख वहां पर सुहानी की देखरेख कर रही एक नर्स ने जाकर उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। सुहानी को होश आ गया। बाहर इंतजार कर रहे उसके पिता जल्दी से अंदर आ गए। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने जल्दी से जाकर सुहानी को अपने गले से लगा लिया, लेकिन सुहानी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो सही सलामत हैं, इसलिए वो थोड़ी अजीब हरकतें कर रही थी। तब तक नर्स ने जाकर डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर ने आकर सुहानी का अच्छे से चेकअप किया और उसके पापा को बताया कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं और सुहानी अब बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी।
डॉक्टर ने सुहानी के पापा को ये कहकर समझा दिया कि सुहानी को इंटरनली कोई बड़ी चोट नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है कि उसकी ब्रेन की कुछ टिश्यू डैमेज हो गई हो, इसलिए वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चली गई हो। घबराने की कोई बात नहीं है, सुहानी को आराम करने दिया जाए, वो कुछ ही वक्त में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के मुंह से खुद के बारे में ये सुनकर कि उसके सर पर चोट लगी थी और इंटरनल चोट बड़ी नहीं थी, सुहानी का दिमाग खराब हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सर में चोट लगी है, डॉक्टर यह क्यों बोल रहा है। उसकी तो पूरी बॉडी इंजर्ड थी, बहुत सारे कांच के टुकड़े जाकर उसके शरीर पर लगे थे और उसे तो आग में जला दिया गया था। फिर डॉक्टर उसे मामूली सी सर की चोट बताकर टाल क्यों रहा है। लेकिन जैसे ही सुहानी को ये याद आया कि वह तो आग में जलकर मर रही थी, सुहानी ने खुद को अच्छी तरह से देखा तो पाया कि उसके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी, जिसका मतलब था कि उसके सर में चोट आई है। लेकिन ये कैसे हो सकता था। सुहानी को अच्छे से याद था कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। अपने साथ हो रही अजीब घटनाओं को देखते हुए सुहानी वहां से भागकर वॉशरूम चली गई। सुहानी को इस तरह भागते देखकर सुहानी के पापा और डॉक्टर दोनों ही डर गए। उन्हें लगा कि सुहानी कहीं गुस्से में खुद को चोट ना पहुंचा दे। वो भी दौड़कर उसके पीछे जाने लगे। सुहानी ने जब खुद को शीशे में देखा तो वह खुद को पहचान ही नहीं पहचान पा रही थी। वो एक अलग ही शरीर में थी, उसका शरीर तो पूरी तरह जल गया था, फिर यह उसकी पुरानी बॉडी उसे कैसे मिल गई। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। क्या वो किसी और दुनिया में आ गई है? क्या उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर को अपना लिया है, या फिर यह उसका कोई और जन्म है। इसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। यही सोचते हुए सुहानी को सर में तेज दर्द होने लगा और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सुहानी के पीछे आ रहे डॉक्टर और उसके पापा ने जो सुहानी को बेहोश होकर गिरते हुए देखा तो उन्होंने जाकर से संभाल लिया। उस डॉक्टर ने सुहानी को गोद में उठाकर वापस से उसके वार्ड में लेकर आ गया। डॉक्टर ने सुहानी को एक इंजेक्शन लगाया और फिर एक नर्स को सुहानी का ध्यान रखने का बोल दिया और खुद चलकर सुहानी की पापा के साथ बाहर आ गया। सुहानी के पापा की हालत समझते हुए डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि उन्हें अभी सुहानी को आराम करने देना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की वजह से वह खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ और इस तरह पर नहीं कर रही हो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सुहानी को कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से बात करने के बाद सुहानी के पापा फिर से उसके वार्ड के बाहर ही बैठ गए। वो पिछले 2 दिन से अपनी बेटी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि उनकी बेटी को कोई गहरी चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी उनकी बेटी 2 दिन से बेहोश पड़ी थी और यही बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जब डॉक्टर ने कहा है कि सुहानी को कोई बड़ी चोट नहीं आई तो फिर वह 2 दिन से बेहोश क्यों है। वह इन 2 दिन में पूरे वक्त सुहानी के वार्ड के बाहर बैठकर ही अपनी बेटी के होश में आने का इंतजार कर रहे थे और अब जब 2 दिन बाद उनकी बेटी को होश आया है तो फिर वह खुद को पहचानने से इनकार कर रही थी। ये बात उन्हें अंदर से दुखी कर रही थी। फाइनली 8 घंटे का इंतजार करने के बाद एक बार फिर से सुहानी को होश आ गया था। इस बार सुहानी को जब होश आया तो उसके पापा उसकी बेड के पास ही बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए थे। हाथ पकड़े हुए उन्हें कब नींद आ गई यह तो उन्हें भी नहीं पता था। सुहानी ने अपने बेड पर सर रखकर सोए हुए इस इंसान को जब ध्यान से देखा तो उसके दिमाग में कुछ धुंधली यादें एक रील की तरह चलने लग गई। एक लड़की जो इधर उधर भाग रही थी और एक आदमी जो हाथ में खाने का कुछ निवाला लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था और अगले ही पल वह लड़की अचानक से गिर जाती है। उसे बचाने के लिए जैसे ही सुहानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हलचल से सुहानी के बेड के पास ही बैठे हुए उसके पापा की नींद खुल गई। सुहानी को एक बार फिर से होश आया देखकर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो सुहानी बेटा? तुम्हें सर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाऊं क्या? उस आदमी के मुंह से अपने लिए सुहानी नाम सुनकर सुहानी को वह सारी धुंधली यादें जो अभी अभी उसे याद आ रही थी वो एक क्लियर पिक्चर की तरह साफ हो चुकी थी। सुहानी को अब धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि अभी वो जिस इंसान के शरीर में है वो कोई और नहीं, इस इंसान की बेटी सुहानी ही है। वो शायद अपनी उम्र से 7 साल पहले आ गई है, लेकिन क्या यह उसका दूसरा जन्म है? यही सवाल सुहानी के दिमाग में बार बार गूंजने लग गया। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को कैसे समझे कि वो अभी भी किसी सपने में है या हकीकत में उसके साथ ये सब हो रहा है।
अगर यह हकीकत है तो ये कैसे हो सकता है, वह तो जल कर मर गई थी ना। उसे आग में जलने का दर्द उसने खुद महसूस किया था और वह अभी भी उसे महसूस कर पा रही थी। सुहानी को इस तरह कंफ्यूज देखकर उसके पापा ने कहा, तुम अब भी मुझसे नाराज लग रही हो। अपने पापा की बात को मानो बेटा, तुम खुद एक दिन ये बात समझ जाओगी, इसलिए जल्दबाजी मत करो। मैं मानता हूं कि मुझे इस तरह से तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो ना, मैं तुम पर गुस्सा करता हूं, ना ही तुम घर छोड़कर जाती और नहीं तुम्हारा यह एक्सीडेंट होता। इतना कहकर उस इंसान की आंखों में नमी बन आई थी। उसकी आंखों से किसी भी वक्त आंसू नीचे गिर सकते थे। अपने सामने खड़े इंसान को इस तरह गिल्ट में देखकर सुहानी से रहा नहीं गया। सुहानी ने आगे बढ़ाकर उनके गले लग गई। अपनी बेटी को एक बार फिर से सही सलामत अपने पास देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। खुशी और दुख के इस माहौल में उनका गला ही रुंध गया था, उनसे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। सुहानी ने अपने कंधे पर जब कुछ गीला महसूस किया तो उसे समझ आ गया कि उसके सामने खड़े उसके अभी के पापा शायद रो रहे हैं। उन्हें चुप करते हुए सुहानी ने कहा, मैं आपके पास ही हूँ पापा, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। आप रोना बंद कीजिए। अपनी बेटी को इस तरह फिर से एक बार प्यार से बात करते देख उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उन्होंने सुहानी से दूर होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम ठीक हो गई हो, मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं अभी डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ, तुम तब तक मेरा इंतजार करो, उसके बाद हम घर चलेंगे। इतना कहकर वह वहां से बाहर चले गए। उनके बाहर चले जाने के बाद सुहानी एक बार फिर से उसे बेड पर बैठ गई और अपने इस नए शरीर के जीवन के बारे में सोचने लग गई। सुहानी ने जो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला था, उसे 2 दिन पहले हुआ हादसा याद आने लग गया। 2 दिन पहले सुहानी जब अपने पापा से गुस्सा होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी, तब उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि आगे उसका सामना जिस चीज से होने वाला है उसी में कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगी। सुहानी गुस्सा होकर जब अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर पहुंची तो वहां उसका बॉयफ्रेंड विक्रम अपने दोस्तों के साथ मिलाकर शराब पी रहा था। विक्रम ने सुहानी के सामने अपनी इमेज यही बना रखी थी कि वो कभी ड्रिंक नहीं करता और उसके तो कोई दोस्त भी नहीं है। विक्रम का इतना सुलझा हुआ नेचर देखकर ही सुहानी को धीरे धीरे में पसंद आने लग गया था और बात अब यहाँ तक पहुँच गई थी कि सुहानी उसके प्यार में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। सुहानी जब अंदर जाने के लिए दरवाजे को खोलने वाली थी तब उसे विक्रम और उसके दोस्तों की बातें सुनाई दी। विक्रम के दोस्त कह रहे थे, तुमने उसे शिवानी को कैसे फंसाया, वह तो किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं भटकने देती थी। अपने दोस्त की बात सुनकर विक्रम ने हंसते हुए कहा, रुतबा है तुम्हारे भाई का, उसने और उसके बाप ने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया था ना। अब देखना कल मंदिर में झूठी शादी के बाद मैं उसकी इज्जत को अपने पैरों तले कैसे रो दूंगा। उसके बाद वह और उसका बाप अपनी एक गंदी शक्ल किसी को भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। विक्रम के मुंह से अपने लिए इतनी गंदी बातें सुनकर सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सारा सच जानने के लिए सुहानी वहीं दरवाजे पर रुक गई। विक्रम अपने दोस्तों से आगे बकवास करता करता कभी यह बात बोल गया, उसे पता ही नहीं चला कि उसने सुहानी को अपने प्यार में बस इसलिए बताया था क्योंकि उसकी अपने दोस्तों से शर्त लगी थी कि एक दिन वो सुहानी को अपने बिस्तर पर लाकर रहेगा। और उसी के चक्कर में उसने पहली बार सुहानी के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे प्रपोज किया था। तब सुहानी के पापा ने उसे देख लिया था और अपने पापा के सामने इस तरह अपनी बेटी के साथ होती बदतमीजी को देख नहीं पाए और वह आगे आकर कुछ कहते हैं उससे पहले ही सुहानी ने सबके सामने विक्रम को जोरदार थप्पड़ मारा था। सारे कॉलेज के सामने थप्पड़ खाकर विक्रम उसे वक्त तो वहां से चला गया था, लेकिन उसके बाद उसने पीछे से सुहानी को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन वह सुहानी को कोई नुकसान पहुंचा पता उससे पहले ही यह बात सुहानी के पापा को पता चल गई। उसके बाद उन्होंने विक्रम को न सिर्फ पीटा बल्कि उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया था। सबूत की कमी होने की वजह से विक्रम पुलिस से तो छूट गया था, लेकिन उसके बाद उसने अपना पूरा गेट अप ही चेंज कर लिया था। एक छिछोरे लड़के से वो बिल्कुल ही सुलझे हुए लड़के में बदल गया। अगर ऐसा लगता था जैसे वो किसी के प्यार में दीवाना होकर घूमता है और अपने ही प्यार के द्वारा ठुकराए जाने पर उसे सदमा लगा हो जिसने उसकी जिंदगी ही चेंज कर दी थी। उसके दोस्तों ने ही उससे किनारा कर लिया था। सबकी सिंपैथी मिलने के बाद विक्रम ने सुहानी के दिल में भी कुछ हद तक अपने लिए जगह बना ली थी। सुहानी का विक्रम के लिए तरस कब उसके प्यार में बदल गई, यह बात सुहानी भी नहीं जान पाई।
सुहानी का गिलट था या विक्रम के लिए प्यार, यह बात समझाना तो मुश्किल था, लेकिन सुहानी विक्रम की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते आई थी और इसीलिए उसने विक्रम से दोस्ती की थी, जिससे वो उसका कॉन्फिडेंस वापस से उसे लौट पाए, उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस ले जा पाए। लेकिन इस तरह मदद करने के चक्कर में सुहानी ही विक्रम के प्यार में पड़ गई, या ऐसे कही कि विक्रम ने अपने अच्छेपन का सुहानी के सामने इतने अच्छे तरीके से नाटक किया कि वह सही और गलत के बीच में फर्क ही नहीं समझ पाई और विक्रम को अपना दिल दे बैठी। और बात आज यहाँ तक पहुँच गई थी कि सुहानी ने विक्रम के लिए अपने पापा से लड़ाई कर ली थी और विक्रम के लिए ही सुहानी ने अपना घर छोड़कर विक्रम के पास आने का डिसीजन ले लिया था। लेकिन यहाँ आकर जो सच उसने अपने कानों से सुना था, उसे सुनकर तो सुहानी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके बाद तो सुहानी को खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो एक लड़के के ट्रैप में फंस सकती है। इतनी समझदार होने के बाद भी वह ऐसे लड़कों के ट्रैप में फंस सकती है। सुहानी को उस वक्त विक्रम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वह जाकर विक्रम की जान ले ले, लेकिन विक्रम से ज्यादा सुहानी को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने अपने पापा की बात नहीं मानी और एक लड़के के चक्कर में अपने पापा को हट कर दिया। इस बात का एहसास होते ही सुहानी वापस घर की तरफ लौट गई। सुहानी जब घर लौट रही थी तब तक वह अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे खुद पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने पापा को हट कैसे कर दिया, और इस गुस्से में जगह ड्राइव करके अपने घर जा रहे थे तो इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आसपास के लोगों ने सुहानी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसके फोन से उसके पापा को भी इन्फॉर्म कर दिया। सुहानी को सर पर थोड़ी चोट आई थी, लेकिन अस्पताल लाने के बाद डॉक्टर ने ये कंफर्म किया कि सुहानी को सिर्फ बाहरी चोट आई है, जिससे उसका ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है। अंदरूनी चोट नहीं होने की वजह से उसको खतरा बहुत कम हो गया और रिकवरी के चांस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। शिवानी अपनी सोच में गुम थी। तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुला और शिवानी के पिता और डॉक्टर एक दूसरे के साथ अंदर आए। शिवानी के पापा के हाथों में डिस्चार्ज के डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब उन्होंने डॉक्टर से परमिशन ले ली थी उसे घर ले जाने की। टेक केयर ऑफ स्वीट एंजल, उस डॉक्टर ने शिवानी को मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए स्वीट एंजल नाम सुनकर शिवानी को कुछ याद आने लगा, लेकिन वो मेमोरी क्लियर नहीं थी। शिवानी ने जब उस डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। लंबी हाइट, गेहुआ रंग, शार्प जॉ लाइन, मस्कुलर बॉडी जो इस पर्सनैलिटी पर सूट कर रही थी, काले सिल्की बाल जो बार बार माथे पर झूम रहे थे, गहरी काली आंखें, दबंग पर्सनैलिटी और स्वीट गेस्चर, ये तो हर किसी लड़की को अपना दीवाना बना दे। शिवानी भी उसे देखती ही रह गई। शिवानी का ध्यान तब टूटा जब उसे अपने सामने खड़े उसके पापा ने कहा, चले बेटा, घर पर तुम्हारा कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अपने पापा के कहने पर शिवानी चेंज करने चली गई, लेकिन बार बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड घूम रहा था, स्वीट एंजल। शिवानी के दिमाग से इस वक्त उस डॉक्टर का चेहरा और उसके कहे शब्द निकल ही नहीं रहे थे। बार बार वही चेहरा और शब्द शिवानी के दिमाग में घूमे जा रहे थे। शिवानी इस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। आखिरकार इसी चेहरे की नफरत की वजह से उसे इतनी दर्दनाक मौत मिली थी। शिवानी बार बार इस चेहरे को भूलने के लिए चेहरे पर पानी मार रही थी। जब काफी देर तक शिवानी बाथरूम से बाहर नहीं आए तब उसके पापा ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, शिवानी बेटा क्या हुआ, आप बाहर नहीं आए, आप ठीक तो हैं? शिवानी के इतनी देर तक बाहर न आने की वजह से उसके पापा को उसकी टेंशन होने लगी थी कि कहीं फिर से शिवानी को कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। अपने पापा के टेंशन में देखकर शिवानी ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पापा, बस अभी आ रही हूँ। शिवानी की आवाज सुनकर उसके पापा को चैन आया। वो डॉक्टर जो काफी देर से शिवानी के पापा के साथ ही वहां वेट कर रहा था, उसको शिवानी के पापा ने ये कहकर भेज दिया कि शिवानी अब ठीक है, वह जाकर अपने हॉस्पिटल में दूसरे पेशेंट को संभाले, कुछ जरूरत पड़ी तो वो उन्हें वापस से बुला लेंगे। और उस डॉक्टर का धन्यवाद कहकर शिवानी के पापा ने उसे वहां से भेज दिया। उस डॉक्टर को भी शिवानी के पापा की बात सही लगी, इसलिए वह भी उनके कहने पर वहां से चला गया। उस डॉक्टर को वहां से भेजने की एक वजह यह भी थी कि जब से वह डॉक्टर आया था उसके बाद से उसने जैसे ही शिवानी को स्वीट एंजल का कर पुकारा था, उसके बाद से ही शिवानी के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे।
और शिवानी के चेहरे के बदलते भाव को उसके पापा ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। फिर शिवानी का इस तरह से बाथरूम की तरफ भाग जाना और इतनी देर तक खुद को अंदर बंद करके रखना उसके पापा को ठीक नहीं लगा। इसलिए उन्होंने उस वक्त डॉक्टर को वहां से भेजना ही सही समझा। शिवानी जब बाथरूम से बाहर आए तो उस वक्त उसके पापा वही रूम में उसका वेट कर रहे थे। शिवानी को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। शिवानी ने अभी रूम में सिर्फ अपने पापा को पाकर इधर उधर देखा तो उसे वो डॉक्टर वहां कहीं भी नजर नहीं आया। उस डॉक्टर को वहां ना पाकर शिवानी ने भी चैन की सांस ली। शिवानी का सारा सामान उसके पापा ने पहले पैक कर लिया था और डिस्चार्ज पेपर भी उन्होंने तैयार करवा लिए थे। इसलिए शिवानी के आते ही उन्होंने शिवानी को चलने के लिए कह दिया। उसे डॉक्टर को यहाँ देखने के बाद तो शिवानी भी यहाँ नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए वह भी अपने पापा के साथ जल्दी जल्दी से वहां से निकल गई। शिवानी जल्दी जल्दी में अपने पापा के साथ उसे अस्पताल से तो निकल गई, लेकिन अभी भी दो आंखें थी जो उसको वहां से जाते हुए बेचैनी के साथ देख रही थी। तभी वहां पर एक फीमेल डॉक्टर ने आकर उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, बचपन से उसे प्यार करते हैं लेकिन आज तक उसे नहीं बता पाए, और आगे भी ऐसा ही रहा तो देखना एक दिन उसकी शादी हो जाएगी और वह हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। फिर आप चाहकर भी अपनी स्वीट एंजल से दोबारा नहीं मिल पाएंगे। आप उसे बता क्यों नहीं देते कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। उस फीमेल डॉक्टर की बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, नहीं बता सकता डॉक्टर, वो मेरे प्यार को कभी नहीं समझेगी, और अगर मैंने उसे इस बारे में बता भी दिया तो वह वैसे ही मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर कि आपके ऐसा करने से वह हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी? आप हमेशा यही बात कहकर इस बात को टाल देते हैं, लेकिन आपने आज तक नहीं बताया कि आप क्यों डरते हैं उसे अपने दिल की बात कहने से। कुछ बातें बोलकर नहीं बताई जा सकती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है डॉक्टर। इतना कहकर वो डॉक्टर वापस से अपनी यादों में गुम हो गया। वो फीमेल डॉक्टर जो अभी अभी उसे बुलाने आई थी, वो कई सालों से इस अस्पताल में डॉक्टर ऋषभ के साथ काम कर रही थी और कॉलेज लाइफ में भी वो डॉक्टर साहब की क्लासमेट रही है, इसलिए वह ये बात अच्छे से जानती थी कि डॉक्टर किसी लड़की से दिल ही दिल बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आज तक उसे यह नहीं पता चला था कि वह लड़की कौन है। लेकिन आज जब उसने डॉक्टर ऋषभ को उसे लड़की को स्वीट एंजल कहकर पुकारते हुए सुना तो उसे समझ गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, शिव नहीं थी, जिसे डॉक्टर ऋषभ टूटकर प्यार करते थे लेकिन आज तक इजहार नहीं कर पाए थे। शिवानी के अपने पापा के साथ वहां से चले जाने के बाद भी काफी देर तक वो डॉक्टर इस डायरेक्शन में देखता रहा जिस डायरेक्शन में अभी अभी शिवानी अपने पापा के साथ गई थी। जो डॉक्टर अभी अभी डॉक्टर ऋषभ बुलाने आए थी, उसने फिर से ऋषभ को अपने यादों में खोया हुआ देखकर वहां से जाना ही बेहतर समझा। काफी देर बाद जब डॉक्टर साहब को यकीन हो गया कि शिवानी और उसके पापा वहां से चले गए, तब वो वहां से हटा और जाकर अपने पेशेंट को संभालने लग गया। शिवानी अपने पापा के साथ जब घर पहुंची तो वहां पर उसके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे जो शिवानी के वापस आने का ही इंतजार कर रहे थे। शिवानी को घर के दरवाजे पर देखकर वो जल्दी से जाकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। कोई अपनी खुशियां जता रहा था कि शिवानी लौट आए तो कोई शिवानी से अपनी शिकायत कर रहा था कि उसे इस तरह से नहीं जाना चाहिए था। शिवानी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े सबके गीले शिकवे सुने और सबको अपने गले से लगा लिया। अपने दोस्तों को अपने साथ ऐसे पल शिवानी को एहसास हो रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। एक ऐसी ही गलती उसने अपने पिछले जन्म में की थी जब उसने अपने पापा की बात ना मानकर उनकी इज्जत के लिए शादी को हाँ किया था। उसका नतीजा तो सुहानी भुगत चुकी थी और आज फिर से सुहानी शिवानी के रूप में वही गलती दोहराने जा रही थी। एक झूठे प्यार के चक्कर में वह अपने अजीज दोस्तों के साथ साथ अपनी फैमिली को छोड़कर एक झूठ के साथ जीने जा रही थी। शिवानी जब अपने सारे दोस्तों से मिल चुकी थी तब उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, सिर्फ अपने दोस्तों से ही मिलती रहोगी या फिर मुझसे भी मिलेगी। शिवानी ने जब यह आवाज सुनी तो वह खुशी से उछल पड़ी। शिवानी के मुंह से अपने आप ही निकल गया भाई। शिवानी ने जब मुड़कर देखा तो उसके सामने एक हैंडसम सा लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये था आकाश महेश्वरी, शिवानी का बड़ा भाई, जो 5 साल पहले न्यूयॉर्क अपनी पढ़ाई करने के लिए चला गया था। 5 साल बाद में आज लौटा था। अपने भाई को इतने सालों बाद अपने सामने देखकर शिवानी के पर ही धरती पर नहीं पड़ रहे थे। शिवानी दौड़कर अपने भाई के गले लग गई।
शिवानी को अपने गले लगाकर उसका भाई भी बहुत खुश था। शिवानी को आकाश के गले लगे हुए देखकर कोई और भी था जो जल भून कर राख हो रहा था। बस यही तो तेरा भाई है, मुझे तो तू भूल ही गई। ये बात जिस इंसान ने बोली थी वह था शिवांश, शिवानी का दूसरा भाई। शिवांश और आकाश वैसे तो जुड़वा थे, लेकिन उन दोनों में हमेशा ही लड़ाई चलती रहती थी। आकाश शिवांश से 2 मिनट बड़ा था, लेकिन शिवांश ये बात मानने को कभी तैयारी नहीं था। उसका मानना था कि एक ही दिन बर्थ डेट होने की वजह से और में से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी सब उसे छोटा ही कहकर पुकारते थे। और बड़ा बेटा होने का हक हमेशा ही आकाश को मिलते आया था, और इसी बात की चीड़ थोड़ी बहुत शिवांश में दिखती थी। ऐसा नहीं था कि शिवांश की आकाश से कोई गहरी दुश्मनी थी। जब वो दोनों घर से बाहर अकेले होते थे तब उनकी बॉन्डिंग देखने लायक होती थी, लेकिन जैसे ही वो घर आते थे उनकी दुश्मनी शुरू हो जाती। आकाश हमेशा ही शिवांश पर बड़े होने का रोब झाड़ता रहता था और शिवांश उससे हमेशा लड़ता रहता था। शिवांश को अपने सामने देखकर शिवानी आकाश से अलग हुई और जाकर शिवांश के गले लग गई। भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं भी कभी आपको भूल सकती हूँ क्या? आप तो मेरे फेवरेट ब्रो हो। शिवानी की बात सुनकर शिवांश खुश हो गया और आकाश को अपनी आंखों से चिढ़ाने लग गया। शिवांश को खुद को ऐसे चिढ़ाते देख आकाश ने कहा, अच्छा ये तुम्हारा फेवरेट ब्रो है, फिर मैं कौन हूँ? आकाश की बात सुनते ही शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अपने एक भाई को खुश करने के चक्कर में उसने दूसरे को नाराज कर ही दिया था। अब वो इन दोनों के बीच पीसने वाली थी। शिवानी ने जल्दी से एक आइडिया निकला और आकाश की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, आप भी मेरे फेवरेट ब्रो हो। आप दोनों से ही मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे जलेबी और लड्डू दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। शिवानी ने अपना दिमाग लगाकर एक बार के लिए तो उन दोनों को शांत कर दिया था। शिवानी को सबके साथ खुश देखकर के कोने में खड़ी उसकी मां मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने खुश देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर भी वो आगे आकर उससे नहीं मिली। वो वहीं से वापस से रसोई में चली गई। शिवानी ने उन्हें जाते हुए देख लिया था। सुहानी घर आकर काफी खुश थी। अपनी खुशी में वही है भी भूल चुकी थी कि पिछले जन्म में उसके दोनों भाई तो कभी वापस आए ही नहीं। शिवांश और आकाश दोनों ही अपनी पढ़ाई के चलते बाहर चले गए थे और उनके पीछे से ही सुहानी की शादी ऋषभ आर्यन के साथ हुई थी। आकाश और शिवांश सुहानी के रियल ब्रदर नहीं थी, लेकिन आकाश और शिवांश के पेरेंट्स की जब एक कर एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तब उन्हें आनंद जी अपने घर ले आए थे। उन दोनों की मां न सिर्फ उनकी पत्नी की बहन थी, बल्कि उनके पापा भी आनंद जी के अच्छे दोस्त हैं। आनंद जी का विवाह तो हमेशा से ही अच्छा था, फिर मुसीबत की घड़ी में वह अपने भाई जैसे दोस्त के बच्चों को अनाथ कैसे छोड़ सकते थे। इसलिए अपने दोस्त के गुजर जाने के बाद उन्होंने उनके दोनों बच्चों को अपने घर रख लिया। वो दोनों जब इस घर में आए थे तब आनंद जी की मां को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह अपने दोस्त के बच्चों को यहाँ ले आए थे। उनका कहना था कि आनंद जी ने यहाँ पर अनाथ आश्रम खोल रखा है, वो किसी को भी मुंह उठाकर यहाँ ले आते हैं और इन अनाथ बच्चों की वजह से वो अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। आनंद जी की बड़ी बेटी सोनाक्षी वैसे तो इन दोनों की मासी की बेटी थी, लेकिन सोनाक्षी को उसकी दादी ने बहुत ज्यादा बिगाड़ रखा था, इसलिए वह इन दोनों से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। लेकिन सोनाक्षी के बिल्कुल उल्टा सुहानी ने इन दोनों को घर आते ही अपना लिया था। जब ये दोनों भाई पहली बार यहाँ आए थे तभी किसी से भी घुल मिल नहीं पाए थे। तब सुहानी ही वो पहले सदस्य थी जो इन दोनों से अच्छे से दोस्ती कर पाई थी। अपने बच्चों को इस तरह खुश देखकर आनंद जी भी सेटिस्फाइड थे। उन्होंने अपने चारों बच्चों में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं किया था। रिश्तेदारों का तो ये कहना था कि आनंद जी ने इन दोनों को इसलिए अपने घर रखा है ताकि वो है उन दोनों की पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा सके। लेकिन आनंद जी ने इन दोनों की परवरिश के लिए भी उस प्रॉपर्टी में से एक पैसा तक नहीं लिया था, और जब इन दोनों को बाहर जाना था तब आनंद जी ने उनकी प्रॉपर्टी की पेपर्स सौंप दिए थे। आकाश और शिवांश इंडिया से बाहर चले गए थे तब उनके यहाँ ज्यादा किसी से कनेक्शन नहीं था, लेकिन सुहानी से वह हमेशा ही बात किया करते थे। लेकिन इंडिया वापस लौटने का उनके पास कोई भी रीजन नहीं था, इसलिए वो दोनों भाई वहीं पर सेटल हो गए। आनंद जी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उनका तो यही मानना था कि उनके दोस्त के बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े और खुश रहे, और जब बाहर जाकर वह दोनों खुश थे तो फिर आनंद जी ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई।
आनंद जी ने आकाश और शिवांश की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो हमेशा ही इन दोनों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन आनंद जी की मां ने उन्हें दादी कहने से तक मन कर दिया था। उनका कहना था कि दोनों उनके सर पर बोझ हैं। आकाश और शिवांश के साथ साथ सुहानी भी बचपन से दादी के ताने सुनकर ही बड़ी हुई थी। वो दोनों तो सुहानी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन आनंद जी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो सुहानी को अपने पास नहीं बुला पाए। और आज इतने सालों बाद वो यहाँ पर सुहानी के लिए लौट कर आए थे। सुहानी अपने सारे दोस्तों से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। उससे भी ज्यादा खुश हुए इसलिए थी क्योंकि आज उसके दोनों भाई घर आ गए थे। लेकिन सुहानी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं दिखी, क्योंकि जैसे ही वो अपने भाइयों से मिलकर अलग हुई थी, उसे बाहर से सोनाक्षी आई हुई दिखाई दे गई। सुहानी ने जब सोनाक्षी को इस रूप में देखा तो उसे ये तो यकीन हो गया था कि है उसकी वह दीदी तो बिल्कुल भी नहीं है जो शादी से पहले हुआ करती थी। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि जब वो अपनी जिंदगी में 7 साल पहले लौटी है तो फिर सोनाक्षी कैसे इतनी बदल गई। उसकी पुरानी जिंदगी में सोनाक्षी जरूर थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा नहीं बदली थी। अभी जो उसकी दीदी उसके सामने आ रही थी, उसने हाई हील पहन पर शॉर्ट वन पीस पहन रखी थी। सोनाक्षी की ड्रेस काफी छोटी थी, इसलिए वहां पर खड़े सभी लोग सोनाक्षी को इस ड्रेस में देखकर काफी इम्बास फील कर रहे थे। सुहानी को अच्छे से याद था कि उसके पापा आनंद जी को ऐसी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो भले ही दिल से बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके ख्यालात अभी भी थोड़े पुराने थे। उनका मानना था कि लड़कियों को अपनी सभ्यता में ही रहना चाहिए, और ऐसी छोटी ड्रेस उनकी सभ्यता का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थी। सोनाक्षी को अपने सामने आता हुआ देखकर सुहानी अपनी जगह पर फ्रिज हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो आ रही थी वो उसकी शादी से पहले वाली दीदी थी या फिर उसकी वो बहन थी जिसने उसे को जलाकर मारा था। सुहानी अपनी जगह पर बिल्कुल बर्फ से जम गई थी और उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। सुहानी की तबीयत बिगड़ने देख उसके पापा ने बीच में आकर ही सोनाक्षी को वहीं पर रोक दिया। उन्होंने सोनाक्षी को बीच में ही रुकते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अपने पापा के इस तरह से रूडली पूछे जाने पर सोनाक्षी ने भी अपनी टोन ऊंची करके कहा, मैं अपनी बहन को उसके ससुराल लेने आई। आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन मैं भी उसी के ससुराल में रहती हूँ और उसके दादा ससुर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं उसे घर वापस लेकर आऊं, तो मैं उसे लेने आई हूँ। सुहानी को वापस ले जाने के बाद सुनकर सुहानी के पापा को गुस्सा आ गया। उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मेरी बेटी उस घर में दोबारा नहीं जाएगी। जब उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर वो उसे क्यों बुला रहे हैं? अपने पापा के मुंह से सुहानी के न जाने के बाद सुनकर सोनाक्षी ने बड़े ही पॉलिटली कहा, आप भूल रहे हैं पापा, सुहानी अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं बल्कि आर्यन खानदान की बहू भी है, और आर्यन खानदान चाहता है कि उनकी बहू अपने घर वापस लौटे। सुहानी जो पहले ही सोनाक्षी को अपने सामने देखकर फ्रिज हो गई थी, अब अपने पापा और सुहानी की बात सुनकर तो उसे और भी ज्यादा झटका लगा था। जहां वो सोच रही थी कि वह अपनी जिंदगी में 7 साल पहले लौटी है, लेकिन अभी उसके सामने जो नजरा चल रहा था उसके हिसाब से तो ये सब कुछ उसके मरने से 1 साल पहले हुआ था। सुहानी जब अपने ससुराल में अपनी बेटी के साथ रह रही थी तब भी उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और उस वक्त भी वो ऐसे ही सड़क पर बेहोशी भागे जा रही थी। तब भी सुहानी का ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उस वक्त आर्यन खानदान में से उसकी बेटी से मिलने कोई भी नहीं आया था। तब आनंद जी को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो सुहानी को गुस्से में अपने घर ले आए थे। और फिर ऐसे ही आर्यन परिवार ने सोनाक्षी को उसके घर वापस भेजकर सुहानी को घर बुलाया था। ये डिसीजन ऋषभ के दादाजी का था। वह चाहते थे कि सुहानी अपने घर वापस आए और अपने परिवार को संभाले। हालांकि दादाजी के इस डिसीजन से ऋषभ भी बहुत ज्यादा परेशान था। वह भी नहीं चाहता था कि सुहानी उस घर में वापस आए, लेकिन दादाजी के आगे उसकी एक नहीं चली और उसे सुहानी को वापस लाना ही पड़ा। पिछली बार जब सुहानी के पापा ने सोनाक्षी को डांट कर वापस भेज दिया था तब ऋषभ उसे दोबारा लेने आया था, और जब ऋषभ के साथ जाने से सुहानी के पापा ने सुहानी को मना किया था तभी ऋषभ ने उनके साथ काफी बदतमीजी की थी। सुहानी नहीं चाहती थी कि एक बार फिर से उसके पापा को इसी तरह से बेइज्जती सहनी पड़े।
इसलिए वह पहले ही सोनाक्षी के साथ जाने के लिए राजी हो गई। आकाश और शिवांश ने भी सुहानी को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन सुहानी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि उसका कुछ बहुत जरूरी काम बाकी रह गया है, इसलिए उसे पूरा करने जाना ही होगा। और वैसे भी उसकी बेटी कियारा अभी भी आर्यन पैलेस में थी, तो फिर वो यहाँ कैसे रह सकती है। सुहानी का डिसीजन सुनकर उसके पापा उससे काफी नाराज थे, लेकिन सुहानी की जीद की वजह से वो उसे नहीं रोक पाए। सुहानी के भाई भी नहीं चाहते थे कि सुहानी वापस से उस घर में जाए जहां उसकी इज्जत ही ना हो, लेकिन सुहानी की जीद की वजह से वह भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। सुहानी ने सबको अपना फैसला सुनाकर सोनाक्षी के साथ वापस से आर्य पैलेस लौट आई। सुहानी ने जब आर्य पैलेस में इंटर किया तब घर के सभी सदस्य हाल में ही मौजूद हैं। ऋषभ के दादाजी मम्मी पापा ऋषभ के साथ हाल में बैठकर सुहानी आने का इंतजार कर रहे थे। सुहानी जब घर के अंदर आ रही थी तब ऋषभ ने सुहानी को देखकर अपनी आंखें फेर ली, लेकिन सुहानी की सासू मां ने जाकर सुहानी को अपने गले से लगा लिया। वो सुहानी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। भले ही सुहानी की शादी ऋषभ के साथ उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन इस घर में आने के बाद सुहानी ने सबका दिल जीत लिया था। ऋषभ सुहानी से बेइंतहा प्यार करने लगा था, लेकिन कियारा के जन्म के बाद से ही ऋषभ ने सुहानी से मुंह फेर लिया था। उसके बाद ऋषभ ने न कभी सुहानी की ओर मुड़कर देखा, न ही कियारा की ओर। और यह सब हुआ तब जब सोनाक्षी इस घर में वापस लौट कर आई थी। सोनाक्षी को आनंद जी ने अपने घर में रहने से मना कर दिया था, इसलिए सोनाक्षी रोते हुए सुहानी के पास आए थे। अपने पापा की मर्जी के खिलाफ तो सुहानी भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो इस तरह से अपनी बहन को बेघर होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए दूसरी बार अपने पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर सुहानी ने सोनाक्षी को अपने घर में रहने की इज्जत दी थी। सोनाक्षी के इस घर में आने से कोई भी खुश नहीं था, लेकिन सुहानी के लिए उन्होंने सोनाक्षी को उस घर में रहने दिया। उसके बाद कियारा का जन्म होते ही अचानक से क्या हुआ किसी को भी नहीं पता, लेकिन ऋषभ ने सुहानी से नफरत करना शुरू कर दिया था। ऋषभ की नफरत की वजह क्या थी यह तो कभी किसी को नहीं पता चला, लेकिन ऋषभ की नफरत की वजह से सुहानी हर एक दिन मरती थी। उसने काफी कोशिश की थी ऋषभ को वापस से पहले जैसा बनाने की, लेकिन ऋषभ की दिन ब दिन नफरत बढ़ती गई। और आज हाल ये है कि ऋषभ सुहानी का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। अपनी सासू मां से गले मिलकर सुहानी ने अपने दादाजी से जाकर आशीर्वाद लिया, और उसके बाद जाकर ऋषभ के पापा से सबसे मिलने के बाद सुहानी ने ऋषभ की मां से पूछा कि उसकी कियारा कहाँ है। तब ऋषभ की मां ने उसे बताया कि उन्होंने कियारा को अभी खाना खिलाकर सुलाया है, वो अपने कमरे में सो रही है। अपनी सासू मां की बात सुनकर सुहानी सीधा अपनी बेटी के रूम में चली गई। सुहानी अपनी बेटी के साथ अलग रूम में रहती थी। सुहानी के घर वापस आने के बाद घर में सब ठीक हो गया था, लेकिन सुहानी के वापस घर लौटने से ऋषभ खुश नहीं था। शाम के वक्त जब ऋषभ ऑफिस से घर आया, उस वक्त सभी घर के हाल में बैठकर ही चाय पी रहे थे और कियारा सुहानी की गोद में खेल रही थी। ऋषभ ने सीधा हाल में आकर सुहानी के सामने पेपर रख दिए। ऋषभ से अचानक से इस तरह से सुहानी को पेपर देने से सुहानी को समझ नहीं आया कि ऋषभ उसको किस चीज के पेपर्स दे रहा है, लेकिन ऋषभ के इस तरह से सुहानी के अचानक से सामने आ जाने की वजह से कियारा बहुत ज्यादा डर गई थी। कियारा के जन्म के बाद से आज तक ऋषभ ने कभी कियारा को प्यार से अपनी गोद में नहीं उठाया था। वह हमेशा से कियारा पर चिल्लाता ही रहता था। सुहानी ने जब भी कोशिश की थी ऋषभ और कियारा को पास लाने की, तब हमेशा ही ऋषभ ऐसे ही गुस्सा हो जाता था और काफी चिल्लाता था, और ऋषभ के चिल्लाने की वजह से कियारा बहुत ज्यादा डर जाती थी। और अचानक से फिर से ऋषभ को अपने सामने देखकर कियारा को लगा कि वो एक बार फिर से उसको चिल्लाएगा, इसलिए कियारा अपनी मां की गोद में छिप गई। सुहानी ऐसे पहले से जानती थी। उसकी पिछली जिंदगी में भी ऋषभ ने उसके घर वापस लौटने पर ऐसे ही उसके सामने डिवोर्स पेपर रखे थे, लेकिन फिर दादाजी के डांटने पर ऋषभ ने वो पेपर वापस ले लिए थे। सुहानी जानती थी कि आज अगर उसने ऋषभ को डिवोर्स नहीं दिया तो आगे जाकर ऋषभ की नफरत दिन ब दिन उसके लिए बढ़ती ही जाएगी, और उसकी यह नफरत उसकी बेटी की जिंदगी को भी खराब करेगी। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सुहानी को वापस से वही दर्द भरी मौत मिलेगी, क्योंकि सोनाक्षी के षड्यंत्र कभी भी खत्म नहीं होने वाले जब तक सुहानी और ऋषभ एक साथ हैं। वह हमेशा कोई ना कोई ऐसी चाल जरूर चलेगी जिससे सुहानी और उसकी बच्ची की जान पर बनाए।
अपनी पिछली जिंदगी में सुहानी ने अपनी जिंदगी खो दी थी। अपनी बहन के प्यार में आंधी होकर सुहानी अपनी ही मौत अपने हाथों से लिखवाई गई थी, लेकिन इस बार वह जीना चाहती थी अपनी बेटी के लिए, खुद के लिए वैसी मौत नहीं चाहती थी जिसके लिए वह जिम्मेदार भी नहीं थी। सुहानी ने ऋषभ से वो पेपर इसलिए और साइन कर दिया। सुहानी के इतनी आसानी से पेपर साइन कर देने की वजह से ऋषभ काफी हैरान था, लेकिन फिर उसने इसे भी सुहानी की कोई चाल समझ लिया। वहां खड़े दादाजी और बाकी सबको जब पता चला कि ऋषभ ने अभी अभी सुहानी से अपने डिवोर्स पेपर साइन करवाया है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने ऋषभ को बहुत बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया। दादाजी को डांटे हुए देखकर ऋषभ को लगा कि यही सुहानी की चाल थी और इसे यकीन में बदलने का काम सोनाक्षी नहीं किया। सोनाक्षी हमेशा ही ऋषभ और सुहानी के बीच की मामलों में बोला करती थी और सुहानी हमेशा से ही अपने भोलेपन में इसे अपनी बहन का अपने लिए प्यार समझकर उसे बोलने देती थी। सोनाक्षी ने आग में घी डालते हुए कहा, सुहानी तुम जानती थी ना तुम्हारे इस तरह से साइन करने से दादाजी कितना गुस्सा हो जाएंगे। साइन करने से पहले तुम्हें एक बार सबसे पूछ तो लेना चाहिए था। अगर आज पुरानी सुहानी होती तो वैसे ही इसे अपनी बहन की परवाह समझ लेती, लेकिन आज सुहानी जानती थी कि सोनाक्षी इस वक्त ऋषभ को भड़काने का काम कर रही है। दादाजी को गुस्सा होते हुए देखकर सुहानी ने उन्हें शांत करवाते हुए कहा, दादाजी आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। आज आपकी यह बेटी आपसे अपनी आज़ादी मांगती है। आप प्लीज डाइवोर्स हो जाने दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। दादाजी और बाकी सब जानते थे कि सुहानी ऋषभ के इस तरह से नफरत वाले व्यवहार से बहुत ज्यादा हट है, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि सुहानी इस कदर परेशान हो जाएगी कि वो कि सबसे अलग होना चाहेगी। दादाजी और ऋषभ की मां ने सुहानी को समझाने की काफी कोशिश की वो इस तरह का फैसला ना ले, यह उसके आने वाली जिंदगी में उसके लिए मुसीबतें ही खड़ी करेगा और उसके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करके रख देगा। दादाजी ने तो ऋषभ को डांटे हुए ये तक कह दिया था कि वो अपने सारी प्रॉपर्टी को कियारा के नाम पर कर देंगे, लेकिन इस बात का भी ऋषभ पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। सुहानी जानती थी कि ऋषभ की नफरत इस कदर बढ़ गई है कि वह चाहकर भी उस नफरत को खत्म नहीं कर सकती, या यूं कहें कि सुहानी ने लड़ने से पहले ही हार मान ली थी। सुहानी के बार बार समझाने पर भी दादाजी ने उन डाइवोर्स पेपर को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर सुहानी और ऋषभ का डिवोर्स हुआ तो वो अपनी दवाइयां लेना बंद कर देंगे और अपनी तबीयत का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे। ऋषभ के दादाजी को कुछ वक्त पहले ही हार्ट अटैक आया हुआ था और उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए दादाजी की धमकी सुनकर ऋषभ ने वो पेपर फाड़ दी और गुस्से में दन्नाते हुए अपने रूम में चला गया। ऋषभ के दादाजी यह बात अच्छे से जानती थी कि उनका पोता कितना ही जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन जब बात उसके दादाजी की तबीयत की आएगी तो वह अपने हर जिद से हट जाएगा। और आज फिर वही हुआ। जैसे ही दादाजी ने अपनी दवाइयां लेने से मना कर दिया, ऋषभ ने गुस्से में आकर डाइवोर्स पेपर फाड़ दिए जिन पर अभी अभी सुहानी ने साइन किए थे। सुहानी यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि वो एक बार फिर से एक भयानक मौत नहीं मरना चाहती थी। जब सोनाक्षी अपनी बहन को इतनी दर्दनाक मौत दे सकती है तो सुहानी की इस बात को सोचकर ही रूह कांप जाया करती थी कि वो उसकी बेटी के साथ क्या करेगी, इसलिए सुहानी यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन दादाजी की धमकी सुनकर उसकी यह उम्मीद भी खत्म हो गई। सुहानी जानती थी कि दादाजी के होते हुए वो कभी भी यहाँ से नहीं जा पाएगी और दादाजी को कुछ हो ये तो सुहानी भी नहीं चाहती थी। इसलिए ऋषभ की नफरत को खत्म करने और सोनाक्षी को इस घर से वापस निकालने के लिए सुहानी में नए आइडिया सोचना शुरू कर दिया। सुहानी ने सोच लिया था कि अगर अब उसे इस घर में रहना ही है तो वह अपनी बेटी को उसके पापा का प्यार दिलवा कर ही रहेगी, भले ही इसके लिए उसे ऋषभ की कितनी ही नफरत क्यों ना झेलनी पड़े। अपनी बेटी के हक के लिए वह हर किसी से लड़ जाएगी। सुहानी अपनी बेटी को सुलाकर अपने कमरे में इधर उधर इसी बारे में सोचते हुए भटक रही थी कि कैसे भी करके वो इन सब को कैसे खत्म करे। सुहानी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, तभी उसके कमरे में किसी ने आकर सुहानी को अपनी तरफ खींच दिया। इस तरह से अचानक खींची जाने की वजह से सुहानी डर गई और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सुहानी को अपनी तरफ खींचने वाला कोई और नहीं ऋषभ ही था। ऋषभ सुहानी के डाइवोर्स पेपर पर साइन करने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा था। हाँ, ये सच था कि उन पेपर को वही लेकर आया था, लेकिन फिर भी सुहानी के साइन करने से उसका गुस्सा और बढ़ गया था
और इसी गुस्से के चलते वो सुहानी से मिलने आया था। वो सुहानी से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए उसे अपने साथ खींच कर ले जा रहा था। लेकिन सुहानी के चीखने की वजह से उसकी मां जग गई थी, इसलिए ऋषभ को ना चाहते हुए भी सुहानी का मुंह बंद करके उसे बाथरूम में ले जाना पड़ा। सुहानी की सासू मां गायत्री जी जब कियारा के रूम में ये देखने आई थी कि अभी अभी उन्होंने जो आवाज सुनी थी वह क्या थी, सब ठीक तो है, तो उन्हें रूम में कियारा आराम से बेड पर सोई हुई मिली। उन्होंने उसे चीख को अपना भ्रम समझकर लाइट वापस से बंद कर दी और अपने कमरे में सोने चली गई। गायत्री जी के वहां से चले जाने के बाद ऋषभ ने सुहानी के मुंह से अपना हाथ हटाए। तब तक सुहानी भी जान चुकी थी कि उसको खींचने वाला कोई और नहीं ऋषभ है, इसलिए वो भी दोबारा नहीं चिल्लाई। बाथरूम में छिपने की वजह से ऋषभ सुहानी के बिल्कुल करीब खड़ा था। ऋषभ ने सुहानी के चेहरे से अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन वह सुहानी के चेहरे को पास में होने की वजह से उसके चेहरे में ही खो गया। इस मासूम से चेहरे को देखकर ही तो सुहानी से ऋषभ को प्यार हुआ था। सुहानी के मासूम से और भोले से चेहरे पर ऋषभ अपना दिल हार बैठा था। जब सोनाक्षी के मंडप छोड़कर चले जाने पर सुहानी के पापा ने आकर उनसे माफी मांगी थी। वह अपनी एक बेटी के किए पर शर्मिंदा थे, लेकिन उस वक्त उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए किसी को धोखा न देते हुए उन्होंने आर्यन फैमिली को सारा सच बता दिया था। सोनाक्षी के इस तरह बीच मंडप में शादी छोड़कर चले जाने की वजह से ऋषभ के दादाजी काफी गुस्सा हो गए थे और उन्होंने बारात वापस ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने सुहानी के पापा को साफ साफ कह दिया था कि उनकी एक बेटी मंडप छोड़कर चली गई है तो वह अपने पोते की शादी उनकी दूसरी बेटी करवाएंगे, लेकिन बारात खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। सोनाक्षी की जगह सुहानी की शादी की बात सुनकर सुहानी के पापा ने उन्हें साफ मना कर दिया था, लेकिन बात अब सुहानी के पापा की इज्जत पर आ गई थी, इसलिए अपनी दादी के कहने पर सुहानी ने अपने पापा की इज्जत को ध्यान में रखते हुए ऋषभ से शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। वो पहली बार था जब सुहानी आर्यन परिवार के सामने जाकर शादी के लिए हाँ बोली थी। ऋषभ ने सोनाक्षी को पहले नहीं देखा था, वह तो अपने पापा के कहने पर सोनाक्षी से शादी के लिए मान गया था, लेकिन जब उसने सोनाक्षी की छोटी बहन सुहानी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। मासूम सी भोली सी शक्ल लिए सुहानी उनके सामने सर झुकाए खड़ी थी। सुहानी की ऋषभ से शादी के लिए गायत्री जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन परिवार की इज्जत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शादी होने दी। शादी की पहली रात ही सुहानी ने ऋषभ को सब बता दिया था कि उसने शादी क्यों की है। उसने अपनी बहन के किए हुए की माफी भी ऋषभ से मांगी थी। ऋषभ जानता था सुहानी उससे काफी छोटी है, उनकी उम्र में कम से कम 5 साल का गैप था। शिवानी अभी 20 साल की थी और ऋषभ 26 साल का, शहर का मोस्ट हैंडसम बैचलर। सुहानी ऋषभ के लिए अभी काफी छोटी थी, इसलिए ऋषभ ने सुहानी को वक्त देना सही समझा। ऋषभ चाहता था कि सुहानी भी उससे प्यार करे, उसके बाद ही वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और फिर देखते ही देखते सुहानी ने इस घर में अपने जगह बनाई। इस घर के साथ साथ सुहानी ने इस घर वालों के भी दिल में अपनी जगह बना ली थी। सुहानी के आने के बाद से ऋषभ तो बिल्कुल ही बदल गया था। जो लड़का पूरे दिन रात घर नहीं लौटता था, सिर्फ बिजनेस में ही डूबा रहता था, अब उसका घर जल्दी लौट आना एक रूटीन सा हो गया था। गायत्री जी अपने बेटे में आए हुए इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थी और दादाजी भी इस बात से खुश थे कि ऋषभ को उसका सही जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दिल से सुहानी और ऋषभ के रिश्ते को अपना लिया था। फिर धीरे धीरे ऋषभ का सुहानी के लिए प्यार और गहरा होता गया। सुहानी भी ऋषभ से प्यार कर बैठी थी। जिस लड़के से शादी करना शहर की हर एक लड़की का सपना हो, वही लड़का जब सुहानी के लिए जरूरत से ज्यादा प्यार भरी चीज कर रहा हो तो कौन लड़की उसे पर अपना दिल नहीं हार बैठेगी। सुहानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऋषभ की केयरिंग और उसके प्यार ने सुहानी को भी उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया और सुहानी भी ऋषभ से बहुत ज्यादा प्यार करने लग गई। ऋषभ और सुहानी अपने रिश्ते में आगे बढ़ चुके थे और एक दिन सुहानी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सुहानी पहले तो सब कोई है बात बताने से बहुत ज्यादा डर रही थी। प्रेसिडेंट था कि यह खबर सुनकर पता नहीं घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए उसने डरते रहते सबसे पहले ये खबर ऋषभ को सुनाई थी। सुहानी के प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर ऋषभ इतना ज्यादा खुश हुआ था कि उसने सुहानी को अपनी गोद में उठाकर कितने ही देर तक घुमाया था। सुहानी के प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में सब बहुत ज्यादा खुश थे। आर्यन परिवार के भी सुहानी के घर वालों से रिश्ते अच्छे हो गए थे।
सुहानी की प्रेगनेंसी एक नई खुशियों की लहर लेकर आई थी और फिर एक दिन सोनाक्षी वापस लौट आई। आज फिर से सब सुहाने का वही मासूम सा चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर ऋषभ उस चेहरे में ही खो गया था। कितने ही देर तक वह ऐसे ही सुहाने के चेहरे को निहारते हुए खड़ा रहा। ऋषभ सुहानी के मासूमियत में खोकर उसे किस करने ही वाला था कि एक बार फिर से उसे वह सब कुछ याद आ गया जिसकी वजह से वह सुहानी से बेइंतहा नफरत करने लग गया था। ऋषभ को वो सब फिर से याद आने पर उसने सुहानी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वहां से चला गया। ऋषभ के इस तरह से बदतमीजी करने की आदत अब सुहानी को हो चुकी थी। ऋषभ की बदतमीजी या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुहानी को इग्नोर करके चले जाना, उसको भला बुरा कहना, ये ऋषभ का रोज का काम हो चुका था। ऋषभ के इस तरह के व्यवहार से सुहानी बहुत ज्यादा दुखी थी। वो हमेशा इसे अपनी किस्मत मानकर रो लिया करती थी, लेकिन आज सुहानी से अपनी किस्मत मानकर रो नहीं सकती थी। आज अगर उसने ये फिर से सहन कर लिया तो ये सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं था। सुहानी ने खुद को हिम्मत दी और बाथरूम से बाहर आकर ऋषभ का पीछा किया। इस वक्त ऋषभ अपने रूम से अटैच बार में जा रहा था। ऋषभ का पीछा करते करते सुहानी जब उस बार एरिया में पहुंची तो ऋषभ अपने मुंह से शराब की बोतल लगाए पूरी बोतल पिए जा रहा था। ऋषभ को खुद की इस तरह से दुर्दशा बनाते हुए देखा सुहानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सुहानी ने बिना कुछ सोचे समझे जाकर ऋषभ से वो बोतल छीन ली। ऋषभ ने जब देखा सुहानी ने उससे उसकी शराब की बोतल छीन ली है तो अपनी बोतल वापस लेने के लिए ऋषभ ने जैसे ही सुहानी के साथ जबरदस्ती करना चाहा, सुहानी ने वो बोतल जमीन पर पटक कर फोड़ दी। इस वक्त सुहानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ऋषभ तो खुद के होश में ही नहीं था। वो सुहानी के पास आने से पहले ही ड्रिंक कर चुका था और अब यहाँ आकर उसने और ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ऋषभ अपने होश में नहीं था, इसलिए वो सुहानी के साथ बदतमीजी कर रहा था। सुहानी भी ऋषभ की यह हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने ऋषभ को खुद से दूर करते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। थप्पड़ लगने से एक बार के लिए तो ऋषभ खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं लगी टेबल से जा टकराया। ऋषभ को गिरते देख सुहानी ने उसे बचा लिया, लेकिन फिर ऋषभ को छोड़ते हुए कहा, किस बात का गुस्सा है आप में इतना? क्या किया मैंने ऐसा जो आप मुझे बेइंतहा नफरत करने लगे, और किसके लिए कर रखे आपने अपनी यह हालत? आप अपनी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखते तक नहीं है। वह खुद आपके पास आए तो आप उसे डांट कर भगा देते हैं। कौन सा पिता इतना बेरहम हो सकता है? जवाब दीजिए, मुझे किस बात का गुस्सा है आप में? इस वक्त ऋषभ भले ही अपने पूरे होश में नहीं था, लेकिन सुहानी की कई हर एक बात उसे अच्छे से समझ आ रही थी। सुहानी का खुद से इस तरह से सवाल पूछना ऋषभ को रास नहीं आया। उसने सुहानी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। फिर गुस्सा करते हुए सुहानी से कहा, जानना चाहती हो ना तुम कि मुझ में किस बात का गुस्सा है? तो सुनो, नफरत करता हूं मैं तुमसे और तुम्हारी उस बेटी से। मेरे घर में रहकर तुम मुझे धोखा दोगी। अपने आशिक की बेटी को मेरे मथे मरकर तुम उसे मेरा नाम देना चाहती हो। अपने गंदे खून को तुम मेरा नाम देना चाहती हो। मैं ये कभी होने ही नहीं दूंगा। ऋषभ के अंदर की आग आज बाहर निकाल कर आ रही थी। उसे होश नहीं था कि वो सुहानी से कितने गंदे तरीके से बात कर रहा है। इस वक्त ऋषभ के मुंह हर वो शब्द निकल रहा था जो सोनाक्षी ने उसके मन में भरा था। ऋषभ को भले ही होश नहीं था, लेकिन सुहानी पूरे होश में थी। सुहानी ने आज तक ऋषभ की खुद के लिए नफरत को बर्दाश्त किया था, लेकिन आज अपनी बेटी के लिए नाजायज शब्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपनी पिछली जिंदगी में सुहानी ने मरते वक्त अपनी बहन के मुंह से यह सुना था कि उसमें ऋषभ को ये कहा है कि कियारा उसकी बेटी नहीं बल्कि सुहानी के किसी आशिक की औलाद है, इसलिए ऋषभ कभी भी कियारा को नहीं अपनाएगा। सुहानी ने मरते वक्त भले ये सब अपनी बहन के मुंह से सुने थे, लेकिन फिर भी उसे आज तक यकीन नहीं था कि ऋषभ भी कभी इस बात को सच मानता होगा। ऋषभ के दिल में भी इतने गंदे ख्याल आ सकता है, लेकिन आज ऋषभ के मुंह से यह सारा सच सुनकर सुहानी का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। सुहानी आज चाहती तो ऋषभ को अपनी बेगुनाही के लिए दलीलें दे सकते थे, लेकिन वह ऋषभ के सामने कोई भी सफाई नहीं देना चाहती थी। जिस इंसान ने बिना सजाने ही किसी और के बहकावे में आकर झूठ को ही सच मान लिया, अपनी पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाए हो, सुहानी उसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी।
वो अब चाहे तो भी इस घर में नहीं रहना चाहती थी। एक ऐसे इंसान के साथ जो अपनी वाइफ के बारे में इतना गंदा सोच सकता हो, उसके चरित्र पर सवाल उठा सकता है, सुहानी उस इंसान के साथ कभी भी नहीं रहना चाहती। सुहानी यह बात अच्छे से जानती थी कि इस वक्त भले ही ऋषभ नशे में, लेकिन उसके मुंह से निकल रहा हर शब्द अब तक उसकी नफरत को हवा दे रहा था, जिसका मतलब साफ यही था कि ऋषभ यह मान चुका था कि सुहानी ने उसे धोखा दिया है और कियारा उसकी अपनी बेटी नहीं है। ऋषभ अपने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह रहा था, लेकिन अब सुहानी को सब सुनना बंद हो चुका था। उसने पहले सोचा था कि वह ऋषभ की गलतफहमी दूर करेगी और सोनाक्षी को भी, लेकिन अब सुहानी को अपनी सोच पर पछतावा हो रहा था। यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो तो जबरदस्ती इस रिश्ते का बोझ ढो रही थी। उसका पति तो उसे बहुत पहले ही गलत समझ चुका था और ऐसे इंसान के साथ रहना सुहानी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुहानी ने ऋषभ को वही छोड़कर जाने के लिए जैसे मुड़ी तो उसके पैर में वो कांच की बोतल का टुकड़ा चुभ गया, जो बोतल उसने थोड़ी देर पहले तोड़ी थी। सुहानी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ऋषभ अब भी ना जाने क्या लेकिन बोले जा रहा था और उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी कि वो किसी भी वक्त उन कांच पर गिर सकता था। सुहानी ने एक बार फिर अपने सीने पर पत्थर रखकर ऋषभ को थामा और उसे उसके बेडरूम में ले जाकर इसके बेड पर सुला दिया। सुहानी जब उस कमरे से बाहर जाने लगी तो उसे उस कमरे में ऋषभ के साथ बीता वो हर एक पल उसकी आंखों के सामने चलने लगा, जब वो खुशी खुशी इस घर में पूरे हक से ऋषभ की पत्नी बनकर रहती थी, जब ऋषभ उससे बेइंतहा प्यार करता था। सुहानी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर खुद को ये बात समझा ली कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज होती नहीं है। सुहानी ने प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी में दो बार धोखे खाए थे। अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार में धोखा खाने के बाद सुहानी ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, और दूसरी बार ऋषभ से प्यार करने के लिए उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था। लेकिन आज ऋषभ के मुंह से खुद के लिए इतना सब सुनकर उसकी आखिरी उम्मीद ने भी दम तोड़ दिया था। वो ऋषभ से अब हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार थी। सुहानी वहां से सीधे अपने कमरे में गई और अपना और कियारा का कुछ जरूरी सामान पैक करने के बाद उसने कियारा को नींदों में ही अपनी गोद में उठा लिया और आर्यन पैलेस से निकल गई। ऋषभ से पहले से झगड़ा होने की वजह से दादाजी ने सभी गार्ड्स को पहले ही ऑर्डर दे रखे थे कि उनमें से कोई भी सुहानी को कभी भी इस पैलेस में आने जाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि एक बार पहले जब सुहानी ऋषभ की वजह से दुखी होकर घर से चली गई थी, तब ऋषभ ने गार्ड से कहकर सुहानी की घर में एंट्री बंद करवा दी थी। उस वक्त सुहानी पूरी रात घर के दरवाजे पर निकाली थी, क्योंकि कियारा घर के अंदर थी और अपनी बेटी को छोड़कर वो नहीं जा पाई। ये बात जब दादाजी को पता चली तब वो बहुत गुस्सा हुए थे और उसके बाद उन्होंने सुहानी को सारे हक दे दिए जो ऋषभ को इस परिवार में मिलते थे। दादाजी जानते थे कि उनका पोता बुरा नहीं है, लेकिन इस वक्त गुस्से की काली पट्टी उसकी आंखों में पड़ी है जिससे वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है, इसलिए अपने पोते की गृहस्थी बचाने के लिए उन्हें बीच में आना पड़ा था। सुहानी ने पैलेस से निकलकर सीधा बस स्टैंड चली आई। घर से निकलने से पहले ही सुहानी ने अपने पापा को कॉल करके बस स्टैंड बुला लिया था। सुहानी के पापा बस स्टैंड पर ही अपनी बेटी का इंतजार करते हुए उसे वहां मिल गए। सुहानी के पापा के साथ उसके भाई भी उस वक्त वही थे। उन सभी से मिलने के बाद सुहानी उस शहर से हमेशा के लिए चले जाना चाहती थी। उसके भाई उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उनको ये कहकर सुहानी ने मना कर दिया कि वो यहाँ रही तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऋषभ और आकाश की कंपनी भी एक डील की वजह से आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए सुहानी ने उनके साथ जाने से भी मना कर दिया। सुहानी के पापा ने सुहानी को दिल्ली में एक एड्रेस दिया था और उसके बाद उन्होंने उसे दिल्ली जाने वाली बस में बैठा दिया। सुहानी उस शहर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी, ऋषभ और आर्यन फैमिली को छोड़कर। सुहानी को दिल्ली की बस में बैठने के बाद आनंद जी ने किसी को कॉल किया और उनसे कहा वो लौट रही है, अब से उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी हुई, उसका ख्याल रखिएगा। मैंने अपनी बच्ची को बहुत हिम्मत वाली बनाया तो वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आज के बाद हर कदम पर आप उसके साथ रहे। आनंद जी ने जिन्हें कॉल किया था उन्होंने आनंद जी की बात सुनकर कहा, आपने उसे इतनी बहादुरी के साथ पाला, अब आगे का सफर वो हमारे साथ तय करेगी। आप बेफिक्र रहिए, यह अब हमें हमारी जान से भी अजीज है, हमें हमेशा इनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। सुहानी उस शहर से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी, ऋषभ और आर्यन फैमिली को छोड़कर।
सुहानी को दिल्ली की बस में बैठाने के बाद आनंद जी ने किसी को कॉल किया और उनसे कहा, वो लौट रही है, अब से उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी हुई, उसका ख्याल रखिएगा। मैंने अपनी बच्ची को बहुत हिम्मत वाली बनाया तो वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेगी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आज के बाद हर कदम पर आप उसके साथ रहें। आनंद जी ने जिन्हें कॉल किया था उन्होंने आनंद जी की बात सुनकर कहा, आपने उसे इतनी बहादुरी के साथ पाला, अब आगे का सफर वो हमारे साथ तय करेगी। आप बेफिक्र रहिए, यह अब हमें हमारी जान से भी अजीज है, हमें हमेशा इनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। अपनी बात कहने के बाद सुहानी के पापा अपने दोनों बेटों के साथ घर लौट आए। सुबह जब सुहानी के पापा की आंख खुली तब उनका फोन जोर जोर से रिंग कर रहा था। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो यह वही नंबर था जिस पर उन्होंने रात को कॉल किया था। सुहानी के पापा ने जल्दी से कॉल अटेंड किया। वो कुछ बोल पाते हैं उससे पहले ही सामने से आवाज आई, अपने सुहानी को कौन सी बस में बिठाया था, वो अब तक यहाँ नहीं पहुंची। मैं सुबह 5 बजे से अब तक सारी बसों को देख चुका हूँ लेकिन किसी भी बस में सुहानी यहाँ पर नहीं आई। कॉल पर आए आवाज को सुनकर आनंद जी वहीं पर बैठ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने खुद सुहानी को दिल्ली की बस में बिठाया था तो फिर सुहानी अब तक वहां कैसे नहीं पहुंचे। सुहानी को तो सुबह 6 बजे ही दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था और इस वक्त 7 बज रहे थे। किसी अनहोनी के डर से आनंद जी जल्दी से आकाश के पास गए। आकाश और शिवांश अभी अपनी पैकिंग कर रहे थे क्योंकि वो लोग यहाँ पर सुहानी से मिलने ही तो आए थे, लेकिन अब जब सुहानी यहाँ से चली गई है तो उनके पास भी यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए वो दोनों वापस लौट रहे थे। आनंद जी को घबराया हुआ देखकर आकाश ने उन्हें शांति से चेयर पर बिठाया और पानी पिलाकर पूछा कि क्या हुआ अंकल, आप काफी टेंशन में लग रहे हैं, पहले आराम से पानी पीजिए फिर बताइए क्या बात है। आनंद जी ने आकाश के कहने पर पहले आराम से पानी पिया और उसके बाद उन्होंने आकाश और शिवांश को बताया कि सुहानी अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं सुहानी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। आनंद जी की बात सुनकर तो आकाश और शिवांश भी काफी डर गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने खुद ही आनंद जी के साथ सुहानी को दिल्ली के लिए रवाना किया था तो फिर दिल्ली अब तक सुहानी पहुंचे कैसे नहीं। ये तो खुद सुहानी का ही डिसीजन था कि वो दिल्ली जाना चाहती है, फिर उसके अभी तक दिल्ली ना पहुंचने की क्या वजह हो सकती है। कहीं आनंद जी का डर सही तो साबित नहीं हो गया, कहीं सुहानी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। यही सोचकर वो दोनों भी काफी घबरा गए थे। आकाश ने ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए पुलिस में कंप्लेंट करने का फैसला ले लिया। आकाश इस वक्त कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। आकाश नहीं चाहता था कि उनके की हुई थोड़ी सी देरी भी सुहानी की जान पर खतरा बन पाए, इसलिए उसने तुरंत पुलिस के पास जाने का फैसला ले लिया। शिवांश को घर पर रुकने का बोल। आकाश और आनंद जी पुलिस स्टेशन जाने के लिए वहां से रवाना होने ही वाले थे कि इस वक्त आनंद जी की फोन पर एक बार फिर से सुहानी का कॉल आ गया। आनंद जी ने फोन की स्क्रीन पर सुहानी का नाम देखकर जल्दी से कॉल अटेंड किया। उन्होंने पूछा, सुहानी बेटा आप कहाँ हैं, आप अब तक दिल्ली क्यों नहीं पहुंची। आकाश ने जल्दी से सुहानी का नाम सुनकर फोन को स्पीकर पर करवा दिया। सामने से सुहानी की आवाज आई, पापा हम दिल्ली नहीं गए, हम जानते हैं कि आप हमारे इस फैसले से खुश नहीं होंगे, लेकिन आप हमारा यकीन कीजिए कि हम जहां पर भी हैं सुरक्षित हैं और खुश हैं। हम अभी आपको नहीं बता सकते कि हम कहाँ गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब हम कोई भी पीछे ऐसा लिंक छोड़े जिससे हमारी पुरानी जिंदगी हमारी आगे की जिंदगी के सामने आकर खड़ी हो जाए और एक बार फिर से हम उस दलदल में फंस जाए। हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं पापा, इसलिए हमें अपने पुरानी जिंदगी से सारे रिश्ते तोड़ने ही होंगे। हम चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकते। हमारे दिल्ली ना जाने की वजह भी यही है कि हम किसी से भी रूप में यह नहीं चाहते कि हमारी पुरानी जिंदगी लौटकर हमारे सामने आए। हम जहां पर भी हैं कियारा के साथ खुश है पापा, आप हमारी फिक्र मत कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा पापा, हम फोन रखते हैं। सुहानी अपनी बात कहकर फोन कट कर पाती उससे पहले ही आनंद जी से फोन आकाश ने ले लिया। आकाश ने सुहानी को डांट लगाते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, तुम अपनी पुरानी जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम हमसे भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जिस रिश्ते के लिए हाँ करने से पापा ने तुम्हें इतनी बार रोका था, लेकिन उनके मना करने के बाद भी तुमने उस रिश्ते को हाँ की और ऋषभ से शादी की,
इसमें हमारी कोई गलती ना होकर भी हमने इस रिश्ते को अपनाया सिर्फ तुम्हारे लिए। आज एक बार फिर तुम इस रिश्ते की वजह से हमें छोड़कर जा रही हो, और उसके ऊपर से तुम हमसे ये भी उम्मीद रख रही हो कि हम तुम्हारे बारे में कोई खबर भी ना रखें। क्या तुम्हें इतना भी यकीन नहीं है अपने भाइयों पर? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हैं, उन्हें अगर तुमने अपने बारे में बता दिया तो वह जाकर तुम्हारे ससुराल में ये बता देंगे कि तुम कहाँ हो, और एक बार फिर से तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए वह ये सब करेंगे। तुम्हें अपने पापा पर ना सही लेकिन अपने भाइयों पर भी भरोसा नहीं रहा। तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, हम में से किसी को नहीं पता, और अब तुम चाहती हो कि हम में से इस बारे में कोई पता भी ना रखें। तुम अपने पति के साथ रिश्ता तोड़ने की वजह से हम सभी से रिश्ता तोड़ रही हो, और वह भी तब जब इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी। उस घर में शादी करने का फैसला तुम्हारा था, और एक बार यहाँ आने के बाद फिर से उस घर में लौटने का फैसला भी तुम्हारा था। हमने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ खड़े रहे, और आज तुम हमसे ही रिश्ता नहीं रखना चाहती। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी सुहानी, लेकिन जब तुझे हम पर यकीन ही नहीं है और कोई रिश्ता भी नहीं रखना तो ठीक है, फिर आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। हम भी मान लेंगे कि हमारी कोई बहन थी ही नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है ना, तो तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो। लेकिन आज के बाद तुम हम में से किसी को भी नहीं जानती, और ना ही अब हमारा तुमसे कोई रिश्ता है। सुहानी की बात सुनकर आकाश को काफी गुस्सा आ गया था, और गुस्से गुस्से में उसने सुहानी को इतनी बड़ी बात कह दी थी। आकाश को ऊंची आवाज में बात करते हुए सुनकर बाकी घर वाले भी वहीं पर आ गए। उन्होंने जब सुना कि आकाश ने अभी अभी सुहानी से क्या कहा है, तो ये सब सुनकर वह सभी हैरान रह गए, क्योंकि यह तो सब जानते थे कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आनंद जी अपनी बेटी से और आकाश अपनी बहन से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते। फिर ऐसा क्या हो गया कि आकाश ने सुहानी से अपने सारे रिश्ते खत्म करने की बात कह दी थी? शिवांश जो समझ रहा था कि इस वक्त उसका भाई काफी ज्यादा गुस्से में है, सुहानी ने उसे काफी हर्ट किया है। शिवांश नहीं चाहता था कि आकाश गुस्से में आकर कुछ और ऐसा कहे जिससे उसके और सुहानी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाए। इसलिए आकाश से फोन लेकर शिवांश ने सुहानी से कहा, तुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाना है ना, तो तेरे भाई तेरी इस नई जिंदगी में तेरी मदद करेंगे। तो अभी के अभी मुझे बता तू कहाँ है, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। तुझे अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं रहना ना तो कोई बात नहीं, तू हमारे साथ चल रही है, और मैं वादा करता हूँ कि कभी भी तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो अभी मुझे बता तू कहाँ पर है, मैं अभी निकल रहा हूँ। आकाश के गुस्से में डांटने पर सुहानी बहुत ज्यादा हट हुई थी। उसे कभी नहीं लगा था कि आकाश उसकी बात से इतना गुस्सा हो जाएगा कि उसे अपना रिश्ता ही तोड़ लेगा। आकाश की बात सुनकर सुहानी रोने को हो गई थी, लेकिन फिर भी सुहानी ने हिम्मत करके कहा, नहीं भाई, मैं आपको यह नहीं बता सकती कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भाई, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और आगे कहाँ जाने वाली हूँ। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं दौड़कर आपके पास चली जाती, लेकिन इस वक्त बात मेरी बेटी की है, इसलिए मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं समय समय पर आपको अपनी और कियारा की खबर देती रहूंगी, लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी भाई। शिवांश जो समझ रहा था कि सुहानी किस चीज को लेकर डर रही है, उसने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, ठीक है, तुझे नहीं बताना ना कि तू कहाँ है, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगा कि तू इस वक्त कहाँ है और कहाँ जा रही है, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि कोई भी दिक्कत आई तो तू सबसे पहले मुझे कॉल करेगी और हमसे हमेशा बात करती रहेगी। मैं तुझे वादा करता हूँ कि हम में से कोई भी तेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अगर तुझे लगे कि हमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है तो इस वक्त हमसे बात करना बंद कर सकते हैं, लेकिन तब तक तुझे हमसे बात करते रहना होगा, और कियारा की सारी अपडेट तू हमें रोज देगी। देख सुहानी, तू अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, मैं इसलिए तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन तू हमारी बहन है और अपनी बहन पर हम कोई भी खतरा नहीं आने दे सकते, इसलिए तुझे अपनी सारी अपडेट तो हमें देनी होगी। और तूने आज मेरी बात नहीं मानी तो आकाश को मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। तू जानती है कि वो तुझे कितना प्यार करता है। शिवांश ने उसे वक्त सारी बातें संभाल ली थी। सुहानी ने भी शिवांश से वादा किया था कि वह अपनी और कियारा की सारी अपडेट उन्हें रोज देगी, और वह दोनों भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। शिवांश ने सारी बातें घर के बाहर आकर की थी, इसलिए उन दोनों की बातों के बारे में घर पर किसी को भी कुछ नहीं पता था।
आकाश तो पहले से ही काफी गुस्से में था, इसलिए उसने ये जानना भी जरूरी नहीं समझा किसी शिवांश सुहानी के बीच में क्या बात हुई है। आनंद जी और उनकी पत्नी तो इस वक्त काफी परेशानी में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सुहानी इस तरह का कोई कदम उठाएगी। आनंद जी ने तो सुहाने के रहने की पूरी व्यवस्था दिल्ली में कर दी थी ताकि उसे अपनी जिंदगी में आगे कोई भी तकलीफ का सामना न करना पड़े, और सुहाने की जीत की वजह से ही तो उन्होंने उसे दिल्ली भेजा था। लेकिन सुहानी ऐसा कुछ करेगी, वो दिल्ली जाना जाकर कहीं और जाए दी जाएगी, यह बात तो आनंद जी ने सपने में भी नहीं सोचती थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट करें। दादी जो कभी सुहानी को पसंद करती ही नहीं थी, उन्होंने जब आकाश को सुहानी को डांटे हुए सुना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि सुहानी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है और किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि सुहानी कहाँ गई है। सुहाने के इस डिसीजन की वजह से अब उनकी अपनी लाडली पोती सोनाक्षी के रास्ता क्लियर हो गया था। अब वह आराम से ऋषभ से शादी कर सकती थी और उनकी लाडली पोती की जिंदगी में अब सारे सुख लिखे हुए थे। दादी ने तो सोनाक्षी की ऋषभ के साथ शादी को भी इमेजिन कर लिया था। वो तो सोनाक्षी की ऋषभ के साथ हैप्पी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। यही सोच सोचकर वह खुश हुए जा रही थी। उनसे अपनी खुशी जब संभाली नहीं गई तो उन्होंने सोनाक्षी को कॉल कर दिया। उस वक्त सोनाक्षी घर पर सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। आर्यन पैलेस में कोई भी सोनाक्षी को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन सुहानी की वजह से वह सभी सोनाक्षी को झेल रहे थे और सोनाक्षी भी इस घर में ऐसे ही बिहेव करती थी जैसे वो इस घर की बहू हो। सोनाक्षी के हाथ में बटन लगे होने की वजह से वह अपना फोन नहीं संभाल पाए और उसका फोन पैरों पर गिरकर स्पीकर पर हो गया। दादी जो अपने एक्साइटमेंट में सोनाक्षी से यह पूछना ही भूल गई कि वह अकेली है या घर में सबके बीच में बैठी हुई है, उन्होंने अपनी खुशी के मारे सोनाक्षी को कहा, बेटा अब तेरी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं आएगा। वो मनहूस सुहानी हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली गई है और किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। उसके बाद दादी ने एक के बाद एक सारी बातें सोनाक्षी को फोन पर बता दी। सोनाक्षी जो अपने फोन को नहीं संभाल पाई थी, उसने जल्दी से फोन उठाया और फोन को स्पीकर से हटाते हुए अपने कान के पास ले गई। सोनाक्षी ने अपनी दादी से कहा, दादी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, कहकर सोनाक्षी ने फोन कट कर दिया और उठकर वहां से चली गई। सोनाक्षी ने जानबूझकर देरी से फोन को स्पीकर से हटाया जाता कि घर पर बैठे सभी लोग दादी की बात को अच्छे से सुन पाए, और अपना प्लान पूरा होने के बाद सोनाक्षी से वहां से उठकर चली गई। लेकिन सोनाक्षी के फोन पर अभी भी जो दादी ने कहा था वह सारी बातें गायत्री जी ने भी सुन ली थी और ऋषभ के दादाजी और पापा ने भी। गायत्री जी ने जब सुना कि सुहानी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई है तो उन्हें लगा कि शायद दादी को कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रात को तो उन्होंने खुद ही कियारा के रूप में चेक किया था तो कियारा आराम से सो रही थी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सुहानी आधी रात को ही कियारा को नींद में उठा कर ले गई हो और यह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई हो। लेकिन दादी की बातों ने गायत्री जी के मन में शक पैदा कर दिया था। उन्होंने ये चेक करने के लिए कि दादी को सच में कोई गलतफहमी हुई है या फिर सुहानी उनके घर को छोड़कर चली गई है, वो जल्दी से सुहानी के रूम में गई। क्योंकि सुहानी काफी वक्त से कियारा के रूम में ही रह रही थी, इसलिए उन्होंने जब कियारा का रूम चेक किया तो वहां ना तो सुहानी थी और ना ही कियारा। उन्होंने जब जाकर अलमीरा चेक की तो वहां पर सुहानी और कियारा का सामान भी नहीं था। कियारा के रूम की यह हालत देखकर गायत्री जी समझ गई थी कि जो अभी अभी दादी ने कहा था वह सच है, सुहानी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। सुहानी के घर छोड़ने की बात सुनकर गायत्री जी काफी गुस्सा हो गई थी और वह गुस्से में दंदनाते हुए जब ऋषभ के रूम में गई तो ऋषभ इस वक्त अपने बेड पर नशे की हालत में सो रहा था। उसके कमरे की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ऋषभ ने रात में काफी ज्यादा ड्रिंक की थी। गायत्री जी जिन्होंने आज तक कभी भी ऋषभ से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, उन्हें आज इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ऋषभ को जगाने की कोशिश की और जब ऋषभ नहीं उठा तो उन्होंने वहीं पर पास में रखा हुआ पानी का जग उठाकर ऋषभ पानी पर उड़ेल दिया। अचानक से चेहरे पर पानी गिरने की वजह से ऋषभ की नींद टूट गई और वह उठकर बेड पर बैठ गया।
अगर यही हरकत घर के किसी नौकर ने की होती तो ऋषभ ने उसी वक्त उसे जान से मार देता, लेकिन अपने सामने गायत्री जी को देखकर ऋषभ ने खुद पर कंट्रोल किया और थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, माँ ये सब क्या है? गायत्री जी ने ऋषभ से गुस्से में कहा, सुहानी कहाँ है ऋषभ? ऋषभ को कुछ भी याद नहीं था कि उसने रात में क्या किया और क्या नहीं। उसने बड़े ही आराम से कह दिया, मॉम कियारा के रूम में होगी और कहाँ होगी। गायत्री जी ने ऋषभ को जब इतने आराम से जवाब देते हुए देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने फिर से ऋषभ से गुस्से में पूछा, क्या सुहानी आपकी वजह से यह घर छोड़कर चली गई है? ऋषभ ने पहले तो गायत्री जी की कही बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि इस गायत्री जी ने अभी अभी उसे कहा है कि सुहानी हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई है, तो एक पल के लिए तो उसके दिल की धड़कन भी रुक गई। ऋषभ को लगा जैसे सुहानी अभी छोड़कर नहीं गई है, बल्कि उसकी जिंदगी ही इस घर से चली गई है। लेकिन फिर अपनी नफरत का जैसे ही ऋषभ को एहसास हुआ तो उसने कहा, मौ ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है कि वह घर छोड़कर गई है तो वापस तो आ ही जाएगी, जैसे वो हमेशा करते रहती हैं। यह उसका रोज का ड्रामा है माँ, वो कहीं नहीं जाएगी, देखना कल सुबह तक वो वापस लौट आएगी। उसे आदत हो गई है घर में रोज रोज ये ड्रामा करने की, क्योंकि वह ये बात अच्छे से जानती है कि आप उसे कहीं नहीं जाने देंगे, इसलिए जानबूझकर वह घर छोड़कर जाती है और उसके बाद आप मुझे उसे मनाने के लिए भेजते हैं। लेकिन इस बार नहीं मौर, इस बार मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा और ना ही इस बार मैं उसे घर में वापस आने दूंगा। आप दादाजी को भी समझा दीजिए कि इस बार उसे मनाने कोई भी नहीं जाएगा। ऋषभ अपने गुस्से में ना जाने क्या क्या बोले जा रहा था और ऋषभ की बेतुकी बातें सुनकर गायत्री जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त ऋषभ पर गुस्सा करें या उसकी बेवकूफ़ी पर हंसे। इस वक्त ऋषभ पर काफी तरस आ रहा था कि कैसे वो अपनी ही जिंदगी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसकी जिंदगी में क्या हो गया है और अभी भी अपनी बेवकूफ़ी में ये सब बोले जा रहा है। To be continued in next episode.